Hello everyone, welcome to the next video of Indian Express Explained series for Prelims 2025. This is the second part of May month. स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस से ISA से लॉन्च किया था 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर। कहाँ लॉन्च किया था? COP21 समिट जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी इन 2015। वहाँ लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट सोलर एनर्जी एज अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर एनर्जी एक्सेस एंड क्लाइमेट चेंज। हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है, ISA इज द फर्स्ट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन established in India. So this is the important thing which you need to remember. First treaty based international organization established in India. कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था वो 2017 में फोर्स में आता है। इट इज़ अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अराउंड 119 या 120 मेंबर्स हैं ISA के। और कौन मेंबर बन सकता है ISA का? जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं ना, दे कैन बिकम दी मेंबर। आपको एक और बात याद रखनी है, ISA हैज़ ऑब्जर्वर स्टेटस एट यूनाइटेड नेशन। उसके बाद आपको जो अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखना है वो है गाइडेड बाय टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी। सो इसके अंदर ISA क्या करना चाहता है? दे वांट टू मोबिलाइज $1000 billion of investment in solar energy solution by 2030, deliver energy access to 1000 million people using clean energy solution, installation of 1000 gigawatt of solar energy capacity, mitigate global solar emission to the tune of 1000 million tons of CO2 every year. तो क्वेश्चन अगर ऐसे हो, गाइडेड बाय टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी या टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, सो आपका आंसर होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन ISA। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं प्रीलिम्स के लिए। और कुछ इनिशिएटिव जो 7th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि दिल्ली में हुआ है, सो उस सेशन से रिलेटेड और ISA से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जानते हैं। सोलर 10 स्टार्टअप चैलेंज, स्टार्स इनिशिएटिव, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, सोलर डाटा पोर्टल, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर, ISA नॉलेज सीरीज, वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट। सो ये सारा ISA से रिलेटेड है। देखो थोड़ा सा देख लेते हैं। सोलर 10 स्टार्टअप चैलेंज की जब बात करते हो तो ये COP27 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसके अंदर क्या करना चाहते हैं? इसके अंदर दे वांट टू सपोर्ट इनोवेटिव सोलर बिजनेस इन ISA मेंबर कंट्री। स्टार सी इनिशिएटिव के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है? सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्किल्स है ना उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। कहाँ? डेवलपिंग इकोनॉमीज में। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी के अंदर दे वांट टू कैटलाइज इन्वेस्टमेंट इन अंडर सर्व्ड रीजन, स्पेशली अफ्रीका। वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम में दे वांट टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू सोलर प्रोजेक्ट इन लीस्ट डेवलप कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। ठीक है, उसके बाद ये इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल है तो ग्लोबल कोलैबोरेशन कोऑपरेशन रिलेटेड टू सोलर सॉल्यूशन ISA का सोलर फेस्टिवल होता है। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर, सो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे बिकॉज इसके अंदर वो क्या करना चाहते हैं? दे वांट टू एक्सप्लोर सिनर्जी बिटवीन सोलर एनर्जी एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ देखो ये ISA की कुछ रिपोर्ट्स हैं। वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड सोलर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, रेडीनेस असेसमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन अफ्रीकन कंट्रीज, वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट। तो पूछे कौन निकालता है ये रिपोर्ट? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं CDRI के बारे में, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च हुआ था 2019 में एट UN क्लाइमेट एक्शन समिट। किसने लॉन्च किया था? इंडिया ने लॉन्च किया था। ग्लोबल पार्टनरशिप है नेशंस की, UN एजेंसीज की, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की और प्राइवेट सेक्टर की भी। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है CDRI प्लीज। ठीक है, लेकिन जो ISA है वो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, आपको ये याद रखना है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क। ठीक है, तो हमको क्या करना है? डिजास्टर रिस्क रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है CDRI के अंदर। 14 कंट्रीज मेंबर हैं, 7 ऑर्गेनाइजेशन पार्ट हैं। सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है CDRI का? न्यू दिल्ली में है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट अगर आपसे पूछे कौन रिलीज करता है तो CDRI रिलीज करता है। इनिशिएटिव क्या लिए हैं CDRI ने? एक लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स। सो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है, वहां पे हमको रेजिलियंट सस्टेनेबल इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, प्रमोट करना है। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनका एनुअल कॉन्फ्रेंस है। फिर उन्होंने एक फंड भी बनाया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड विद द सपोर्ट ऑफ UNDP एंड यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन।
ठीक है, सो ये इनिशिएटिव है। अब बात करते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस है। अगेन इट इज नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस है। मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस है, गवर्नमेंट का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इंडस्ट्री का। इनिशिएटिव बाय इंडिया, सो इंडिया का इनिशिएटिव है टू ब्रिंग टुगेदर बिगेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ बायोफ्यूल, ताकि हम बायोफ्यूल को डेवलप कर सके और उनका डिप्लॉयमेंट कर सके, ये ऑब्जेक्टिव है। 2023 में लॉन्च हुआ था। कहाँ लॉन्च हुआ था? जब इंडिया G20 समिट होस्ट कर रहा था न्यू दिल्ली में, ठीक है। इनिशिएटिव एम्स टू पोजिशन बायोफ्यूल्स एज अ की टू द एनर्जी ट्रांजिशन एंड कंट्रीब्यूट टू जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दिस इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस फॉर यू। नाउ बात करते हैं हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। अगेन इट इज नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, प्लीज याद रखना। मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलिशन है। 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज हैं और नॉन रेंज कंट्रीज भी हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? 7 जो बिग कैट्स हैं उनको कंजर्व करना, उनके हैबिटेट को प्रिजर्व करना। आइडिया प्रपोज किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोज किया था इन दी ईयर 2019। और ऑफिशियली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को कब लॉन्च किया गया? अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि इस साल जो प्रोजेक्ट टाइगर हमने स्टार्ट किया था उसकी 50th एनिवर्सरी थी। सो प्रोजेक्ट टाइगर हमने कब स्टार्ट किया था? कमेंट में लिखना। अब कौन कौन से 7 बिग कैट्स हैं? टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जैगवार एंड पुमा। सो इनका कंजर्वेशन करना है अंडर दिस इनिशिएटिव। अब इसमें से ना पुमा और जैगवार इंडिया में नहीं मिलते हैं, बाकी पांचों कैट्स इंडिया में मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर, लायंस आर दी ओनली बिग कैट्स दैट लिव इन सोशल ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं प्राइड्स, एंड दे हंट कोऑपरेटिवली, साथ में मिलकर हंटिंग पे जाते हैं। बाकी जो कैट्स हैं ना बिग कैट्स, दे आर सॉलिटरी एक्सेप्ट फॉर मदर्स विद देयर कब्स, ठीक है। सो ये देख लो यहाँ पर ये 7 बिग कैट्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इंडिया में होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन की। जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लिविंग सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, जैसे कि पिग से ह्यूमन में। सो पिग एक एनिमल स्पीसीज है और ये ह्यूमन स्पीसीज है। सो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में अगर हम लिविंग सेल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, टिश्यू कर रहे हैं, ऑर्गन कर रहे हैं, तो उसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि ह्यूमन बॉडी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकती है, राइट। अब बात करते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। देखो चाबहार पोर्ट यहाँ पर है, ये ईरान में है, डीप वाटर पोर्ट है ये, ठीक है। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया और ईरान ने 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर दी ऑपरेशन ऑफ ए टर्मिनल एट दी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट चाबहार पोर्ट इन ईरान। इससे हमको क्या फायदा है चाबहार पोर्ट से? देखो हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगी? कनेक्टिविटी मिलेगी टू अफगानिस्तान, टू सेंट्रल एशिया ऑल्सो, राइट। लेकिन इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर हम चाबहार पोर्ट को किससे लिंक कर दें, इंटीग्रेट कर दें, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INST से, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमको और फायदा होगा, ठीक है। अब INSTC क्या है? सो इट वाज इनिशिएटेड बाय रशिया, इंडिया एंड ईरान। इट इज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट। मल्टी मॉडल मतलब सी रूट, रेल रूट, रोड रूट, एक्सेट्रा। It is a multimodal transportation route envisaged to link the Indian Ocean and Persian Gulf to the Caspian Sea via Iran and onward to Northern Europe via St. Petersburg in Russia। देखो यहाँ से मुंबई से चलेंगे, ये बंदर अब्बास पहुंचेंगे, ईरान में है, फिर जाएंगे बाकू जो कि अजरबैजान में, फिर अस्त्राखान, ठीक है, फिर मॉस्को, फिर सेंट पीटर्सबर्ग, फिर यहाँ पे नॉर्दर्न यूरोप से जो कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे देख लो मुंबई, बंदर अब्बास। अब ये चाबहार पोर्ट को इस आर्टिकल में बोला कि आप इस प्रोजेक्ट से इंटीग्रेट कर दीजिए। फिर बंदर अंजलि, ठीक है, अस्त्राखान, देन सेंट पीटर्सबर्ग। अब इससे क्या होगा? इससे ना जो हमारा ये वाला रूट है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है भाई यहाँ तक पहुँचने में, तो ये टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, और कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट। सो बंदर अब्बास ईरान में है, बंदर अब्बास टू बंदर अंजलि, ये भी ईरानियन पोर्ट है कैस्पियन सी में। ये बंदर अंजलि यहाँ पे देख लो कैस्पियन सी में, ठीक है। उसके बाद अस्त्राखान जो कि कैस्पियन पोर्ट है इन रशियन फेडरेशन। सो अस्त्राखान रशियन पोर्ट है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब देखो जो ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी को बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री करती है? एक निमोनिक है, तारिक, ठीक है। अब मुझे बताना कमेंट में कौन कौन सी कंट्री कैस्पियन सी को बॉर्डर करती हैं, ठीक है। सो ये था चाबहार पोर्ट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पे देखो इसमें सिर्फ इतना हमको जानना है, इंसा कॉग क्या है? ये इंडिया का
जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम है। उसके बाद हमको एक और चीज़ जाननी है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा, GISAID। सो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिपोजिटरी ऑफ जीनोम सीक्वेंस। ठीक है, बस इतना ही जानना है हमको। उसके बाद GPT-4o। GPT-4o क्या है? ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। किसका है? ओपन एआई, जो कि चैट जीपीटी जिसका है ना, ओपन एआई का ही है चैट जीपीटी। तो इन्होंने क्या लॉन्च किया है? इन्होंने GPT-4o लॉन्च किया। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल, ऐसा ये बोलते हैं। ठीक है, और GPT-4o फ्रीली अवेलेबल होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो ओ है इसका मतलब ओमनी। ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो और इंप्रूव हो जाएगा और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मल्टी मॉडल एआई मॉडल है। मल्टी मॉडल मतलब आप टेक्स्ट इनपुट दो, ऑडियो दो, इमेज दो, तो आपको उसी तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा। राइट, सो ये आपको जानना है बस इसमें। ठीक है, और जेमिनी किसका है? गूगल का है। ठीक है, एआई मॉडल। अब इसमें हीट वेव्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये आर्टिकल था, इसमें आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के बारे में बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन के। देखो, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 इज अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें बोला अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, सो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ही हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी, मतलब जितना जल्दी हो सके। ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, भाई क्यों अरेस्ट किया है उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर राइट टू कंसल्ट भी है, एंड किससे कंसल्ट कर सकता है? वो अपने लायर से कंसल्ट कर सकता है। एंड राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय लायर ऑफ हिज ओन चॉइस, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशन बियॉन्ड द सेट पीरियड एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि क्लॉज 1 और 2 ऑफ आर्टिकल 22 में गारंटीड है, दे आर अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। बट किसको अवेलेबल नहीं है? नॉट टू पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यहाँ पे देख लो, क्लॉज 3 है, ये एक्सेप्शन बताता है कि क्लॉज 1 एंड 2 का एक्सेप्शन क्या है। देखो कि ये एनिमी एलियन पे एप्लीकेबल नहीं है, ये राइट्स उनको नहीं मिलेंगे। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अगर किसी को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया, उनको भी ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। राइट, सो ये हो गया आर्टिकल 22 के बारे में। अब ये देखो, नाकबा क्या है? नाकबा अरेबिक में होता है कैटास्ट्रॉफी। सो इट रेफर्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन फॉर द क्रिएशन ऑफ इजराइल इन 1948। सो इजराइल 1948 में बना था। ठीक है, तो उसके लिए पैलेस्टीनियंस को उनके लैंड से डिस्प्लेस किया गया। सो उसको बोलते हैं नाकबा। ठीक है, बस इतना ही जानना है। अब यहाँ जान लो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना कि आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है ना, इट लोअर द वोटिंग एज ऑफ 18 फ्रॉम 21। ठीक है, इसको अमेंड किया गया था आर्टिकल 326 को। ठीक है, अब किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अमेंड किया गया था वो आप प्लीज कमेंट में बता देना। 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ भी आया था, ये आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, ये आपको पता होगा। और कुछ इसमें उतना खास नहीं है। हाँ, चंद्रशेखर जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे 1990 में, और देवीलाल उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, बस इतना ही। उसके बाद एक ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, मे भी काम का हो। सेक्शन 25 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है ना, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप पोलिंग स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट एंड पब्लिशिंग देयर लिस्ट। ठीक है, बाकी कुछ काम का नहीं है। अब बात कर, ये आर्टिकल मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, सो आई एम लीविंग इट। ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल, सो आई डोंट फील इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इस टर्म के बारे में। सिक आउट का मतलब क्या है? सिक आउट का मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज एक बारी में ही बोल देते कि हम बीमार पड़ गए और हम आएंगे नहीं काम पे। इट हैज emerged एज अ पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शन टू डिस्टर्ब बिजनेसेस विदाउट फॉर्मली गोइंग ऑन स्ट्राइक। तो स्ट्राइक पे नहीं जा रहे फॉर्मली, लेकिन बोल रहे सारे हम बीमार पड़ गए। जैसे अभी ये जो विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस, इनके जो पायलट्स वगैरह थे, कैबिन क्रू वगैरह थे, इन्होंने बोला कि हम बीमार पड़ गए, हम नहीं आ रहे। ठीक है, सिक एन मास, तो सिक आउट। राइट, अब बढ़ते हैं आगे। देखो, इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उनको ये फ्रीडम मिली हुई है कि वो स्टेट ओन टेलीविजन जैसे कि दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो, इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि भाई कौन सी पार्टी को कितने टाइम के लिए दूरदर्शन पे टेलीकास्ट करने के लिए मिलेगा, कितने टाइम तक के लिए ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करने के लिए मिलेगा। सो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। ठीक है, each recognized national party, how much time each recognized national party and state party will be allotted prior to the start of election campaign। तो इसमें एक बात करेगी recognized political parties के बारे में। ठीक है, तो ये टाइम कौन डिसाइड करता है
ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, तो याद रखना इसको। अब रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? देखो, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज वो होती है जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है अंडर द इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर ऑफ 1968। ठीक है, अब उसमें a party may gain or lose national or state party status from time to time depending on the fulfillment of these laid down condition। तो नेशनल पार्टी भी होती है, स्टेट पार्टी भी होती है। अब नेशनल पार्टी कौन कौन सी होती है? ठीक है, अगर वो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करती है, अगर वो पार्टी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में एक स्टेट पार्टी है, ठीक है, तो उसको नेशनल पार्टी बोला जाएगा। अगर उसके कैंडिडेट ने पोल किया है, सिक्योर किया है एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन एंड हैज प्लस साथ में एटलीस्ट 4 MPs इन द लास्ट लोकसभा पोल। ठीक है, या तो ये कंडीशन पूरी हो या ये कंडीशन पूरी हो, और एक और कंडीशन है, इफ इट हैज वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। सो इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल होती है तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। ठीक है, बीजेपी, कांग्रेस, CPIM, BSP, नेशनल पीपल पार्टीज एंड आप, दे आर द नेशनल पार्टीज। ठीक है, अब स्टेट पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया, प्लीज एक बार जाके देख लेना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑर्कास की। ऑर्कास क्या है? दे आर हाईली इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस मैमल। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज किलर व्हेल। ठीक है, अब ये ऑर्कास क्या कर रही हैं? ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास बहुत सारी जो बोट्स हैं उनको टक्कर मार रही है और उनको डुबो दे रही है, सिंक कर रही है ना, दे आर सिंकिंग। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और का, बट स्टेट ऑफ जिब्राल्टर का है ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर मोरक्को और स्पेन को सेपरेट करता है। जिब्राल्टर एज अ टेरिटरी की जब आप बात करोगे ना, जिब्राल्टर की जो टेरिटरी है वो किसके पास है? वो यूनाइटेड किंगडम के पास है। ये सिटुआ आइलैंड है, ये स्पेन के पास है। ठीक है, ठीक है, ये अल्बोरन आइलैंड है, ये भी स्पेन के पास है। दिस इज अल्बोरन सी, ये पूरा पूरा मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। ठीक है, सो ये हमने मैप देख लिया। TN सेशन, ठीक है, IAS ऑफिसर थे 1955 बैच के, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी भी थे। उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब बनाया गया? इन द ईयर 1990, 1990 में बने हो। ठीक है, सो बस अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, जब आप बात करते हो वीट प्रोक्योरमेंट की सेंट्रल पूल के लिए, तो सबसे ज्यादा कहां से प्रोक्योर होता है? पंजाब से, दूसरे नंबर में हरियाणा, तीसरे नंबर में MP, चौथे नंबर में UP। जब आप बात करते हो राइस प्रोक्योरमेंट की, तो सबसे पहले अगेन पंजाब एंड दूसरे नंबर पे हरियाणा नहीं, तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पे पंजाब, देन तेलंगाना, देन हरियाणा, फिर आंध्र प्रदेश। यहाँ देख लो ये। ठीक है, सो इसमें इतना ही है। अब नेक्स्ट है, ये देख लेते हैं एक बार, जो एक स्टडी हुई है और इस स्टडी में बोला गया है कि जो ये पिरामिड है ना, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, मतलब जो इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, उनको बनाने के लिए नील नदी से बड़े बड़े पत्थर लेकर आए गए या और मटेरियल लेकर आया गया। तो उसमें ना नील नदी, जो नील रिवर है, उसकी जो आप कह सकते हो ट्रिब्यूटरीज है ना, ब्रांचेस वगैरह, उन्होंने सपोर्ट किया। सो एक्सटिंक्ट नील और नाइल ब्रांच हेल्प बिल्ड इजिप्ट पिरामिड। ठीक है, तो ये है। ठीक है, बस इसमें इतना ही। अब यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है सरिस्का में। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो हमको याद रखना, बस ये कंटेक्स्ट इतना ही है कि इलीगल माइनिंग हो रही है सरिस्का में। सुप्रीम कोर्ट इसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है 1991 से, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो आपको उस कंटेक्स्ट में देखना कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में है। उसके बाद राजस्थान में और भी टाइगर रिजर्व है। दूसरा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, फिर उसके बाद है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व यहाँ पे, और जो नया बना है ये है रामगढ़ विषधारी, ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सो दीज आर दी टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और ये रामगढ़ विषधारी, ये लेटेस्ट है। और देखो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में। इस कंटेक्स्ट में हम ये भी देख लेते हैं, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये तो ठीक है। सो कोई सांबर लेक कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये देख लेना, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट थी मैंने वो बता दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, ये आर्टिकल बता रहा है कि इंडिया की जो क्लाइमेट की पॉलिसी है वो कैसे डिटरमाइंड होती है। तो ऑथर के अकॉर्डिंग 5 मेजर फैक्टर्स हैं, 5 मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं। पहला है ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, इम्पैक्ट, वर्ल्ड व्यू, एक्शन। तो ये है। जब आप ज्योग्राफी की बात करते हो तो इंडिया का जो लैंड मास है उसका साइज कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच इज अराउंड 2.4% ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफिकल लैंड सरफेस। हमारे पास 4% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, एंड इंडिया इज वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री। इट इज वन ऑफ द 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्री। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है हमारे पास,
10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं एंड 22 एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं ये देखो, ठीक है, हिमालयाज हो गया, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक है, इंडो बर्मा हो गया, और यहाँ पे जो है ना सुंडालैंड। सो वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा, हिमालयास और सुंडालैंड, ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स किसी प्लेस को या किसी रीजन को रिकॉग्नाइज करना है तो उसके क्या क्राइटेरिया है, राइट इन द कमेंट बॉक्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स नेम किसने दिया था वो भी कमेंट में लिखिए, ठीक है, ये आपका स्टैटिक का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देख लो कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी, वी आर होम टू 7.7 to 8% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीसीज, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया इज द 5th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ठीक है। वर्ल्ड व्यू की जब बात करते हो तो हमारा जो ये वर्ल्ड व्यू है कि नेचर के साथ हमको हार्मनी में रहना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। बस ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ISA, CDRI और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं अंटार्कटिक पार्लियामेंट के बारे में। तो इंडिया ना होस्ट कर रहा है 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, जिसको अंटार्कटिक पार्लियामेंट भी बोलते हैं। और कहाँ पे होस्ट कर रहा है, कोची में होस्ट कर रहा है। क्या पहली बार होस्ट कर रहा है, नहीं, लास्ट इंडिया ने होस्ट किया था 2007 में, और तब न्यू दिल्ली में होस्ट किया था, ठीक है। और ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है, ऑर्गेनाइज करवा रहा है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि गोवा में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई थी 1959 में, और इनिशियल जो कंट्रीज थी, जो मेंबर्स थी इस ट्रीटी के, वो थे 12 कंट्रीज, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिले, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, USSR एंड यूनाइटेड किंगडम एंड फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रीटी फोर्स में आई 1961 में। इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, नहीं, इंडिया ने ज्वाइन किया 1983 में। और अब कितने मेंबर्स हैं अंटार्कटिक ट्रीटी में, 56, ठीक है। अब इस ट्रीटी में बोला गया कि जो अंटार्कटिका है ना, इट इज नो मैंस लैंड, ये किसी का नहीं है, ठीक है। और अंटार्कटिका का आप यूज कर सकते हो पीसफुल पर्पसेस के लिए, कोई मिलिटराइजेशन नहीं होना चाहिए, आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर टेस्टिंग अलाउड नहीं है, और डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है अंटार्कटिका में, ठीक है। सो टुडे द ट्रीटी फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल द गवर्नेंस एंड एक्टिविटीज इन अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द प्लेनेट। लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है कॉन्टिनेंट, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए, ठीक है। अंटार्कटिका में इंडिया एक कंसल्टेटिव पार्टी है, तो इसका मतलब क्या है, इस कैपेसिटी में हम वोट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन ऑल की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग अंटार्कटिका, ठीक है। अब अंटार्कटिका में इंडिया के कौन कौन से रिसर्च स्टेशन है, देखो, भारती है, मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है। 1983 में दक्षिण गंगोत्री को सेटअप किया गया था, 1989 में मैत्री को सेटअप किया गया था, और 2012 में भारती को। देखो अब ये दक्षिण गंगोत्री इट इज नॉट ऑपरेशनलाइज्ड, मतलब ऑपरेशन में नहीं है, ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन में है, दे आर फंक्शनिंग। अब इसको कैसे याद करना है, एक तरीका है, आंट ने भारती से मैत्री कर ली, सो आंट मतलब अंटार्कटिका में भारती और मैत्री हैं। आर्कटिक में भी हमारा रिसर्च स्टेशन है, वो कौन से हैं, हिमाद्री है क्या, हिमाद्री है क्या, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट में लिख के बताइए प्लीज, ठीक है। सो आंट ने भारती से मैत्री कर ली। अब ये जो 46 मीटिंग हो रही है, 46 पार्लियामेंट हो रही है, ठीक है, अंटार्कटिक ट्रीटी के अंदर, उसके अंदर इंडिया का एक एजेंडा है, इंडिया वांट्स टू कंस्ट्रक्ट मैत्री 2, सो वी विल ऑफिशियली टेबल आवर प्लान टू कंस्ट्रक्ट मैत्री 2 बिफोर द मेंबर। क्योंकि कोई भी नया कंस्ट्रक्शन और इनिशिएटिव अगर हमको अंटार्कटिका में लेना है, सो जो अंटार्कटिक पार्लियामेंट होती है उसकी अप्रूवल चाहिए होती है, ठीक है। और भी हम चाहते हैं कि अंटार्कटिका का मैनेजमेंट सस्टेनेबल वे में हो, टूरिज्म को हम रेगुलेट करें, तो ये सब एजेंडा है, ठीक है। अब ये ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, अब ये नहीं रहे, ठीक है, जो भी है। आप इस कंटेक्स्ट में हम ईरान के बारे में कुछ जान लेते हैं, उनका मैप देख लेते हैं। देखो, एल्ब्रज माउंटेन ईरान में है, जैग्रोस माउंटेन ईरान में है, ठीक है। बंदर अब्बास ये देख लिया पोर्ट है ना, ये ईरान में है, ठीक है। और उसके बाद देखो दस्ते लुत ये डेजर्ट है, और दस्ते कबीर ये भी ईरान में है। ये जाहेदान एक प्लेस है जो कि ईरान में, याद रखना, ठीक है। दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। दिस इज पर्शियन गल्फ, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। सो ये और थोड़ा सा यहाँ पे और देख लो एक बार, जैग्रोस माउंटेन, दस्ते लुत, दस्ते काविर, एल्ब्रज माउंटेन, ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ। बाशा केर्द माउंटेन्स ये भी ईरान में है। सो ये मैप हो गया, ठीक है। ये कैस्पियन सी है, ठीक है, ऊपर, ठीक है, कैस्पियन सी। बाकू कहाँ है, अजरबैजान में, ठीक है।
सो ये हो गया मैप के बारे में। अब बात करते हैं ग्लेशियर्स के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि जो वेनेजुला है ना, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन मॉडर्न हिस्ट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर। तो वेनेजुला में जितने भी ग्लेशियर थे वो सब समाप्त हो गए, वो अब अतीत की बात हो गए हैं। और लास्ट ऐसा ग्लेशियर कौन था? हम्बोल्ट ग्लेशियर, द कंट्रीज लास्ट रिमेनिंग ग्लेशियर। ठीक है, अब ये पिघल चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। अब ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स दे आर एसेंशियली लार्ज एंड थिक मासेस ऑफ आइस दैट आर फॉर्म्ड ऑन लैंड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो ओवर सेंचुरीज। सो कई सदियों तक स्नो जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, उससे ग्लेशियर्स बनते हैं। दे आर लार्ज एंड थिक मासेस ऑफ आइस। ठीक है, अब देखो ग्लेशियर हमको कहां कहां देखने को मिल सकते हैं। दे यूजुअली एग्जिस्ट इन एरियाज वेयर मीन एनुअल टेम्परेचर रीच नियर द फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे मीन एनुअल टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के पास पहुंच जाता है, या जहां पर सर्दियों में जो बारिश हो रही होती है, विंटर प्रेसिपिटेशन जिसको आप बोलते हो, उसकी वजह से स्नो एक्युमुलेशन होता है, या टेम्परेचर उस प्लेस पे थ्रू आउट द ईयर डू नॉट कॉज द कंप्लीट लॉस ऑफ द प्रीवियस विंटर स्नो एक्युमुलेशन। सो पिछले साल स्नो एक्युमुलेट हुआ, अब जो अगले साल का जो टेम्परेचर है ना, उस इस स्नो को पूरी तरीके से पिघला नहीं रहा है, तो वहां पे भी हमको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे वहां पे ग्लेशियर डेवलप होते हैं। अब बिकॉज ऑफ देयर मास एंड ग्रेविटी, बहुत ज्यादा मास है, ठीक है, और ग्रेविटी है, ग्लेशियर्स दे टेंड टू फ्लो लाइक वेरी स्लो रिवर्स, तो बहुत स्लोली फ्लो करते हैं ये, बिकॉज ऑफ देयर मास एंड ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो ये एंडेस माउंटेन है, एंडेस माउंटेन रेंज है साउथ अमेरिका में। इट इज पासिंग थ्रू, देखो इट इज पासिंग थ्रू अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू एंड वेनेजुला। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये है माउंटेन रेंज, एंडेस माउंटेन रेंज। ये माउंट एकनकुगा है लार्जेस्ट हाईएस्ट पीक। ठीक है, अब ये यहाँ देख लो दोबारा से। ठीक है, तो ये कौन कौन सी कंट्री से पास कर रहा है? अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया। ठीक है, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला। ठीक है, ये हो गया। अब ग्लेशियर्स वेनेजुला ने लॉस कर दिए। ठीक है, ग्लेशियर्स लॉस मैटर क्यों करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या हानि हो रही है? वट वी आर लूजिंग फ्रेश वाटर। जो लोकल कम्युनिटी है उसके लिए ग्लेशियर फ्रेश वाटर का सोर्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए फ्रेश वाटर का सोर्स होते हैं। ठीक है, और जब अगर आप ग्लेशियर लूज कर देते हो तो क्या होता है, बहुत सारी एक्वाटिक स्पीसीज उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर्स की, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? सी लेवल राइज होगा। ठीक है, सो और एक और चीज़ है, ग्लेशियर्स ना कल्चरल आइडेंटिटी का पार्ट भी है, तो उसकी वजह से कल्चरल आइडेंटिटी भी लूज हो रही है। ठीक है, सो ये हो गया ग्लेशियर्स के बारे में, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब बात करते हैं कॉपरनिकस इमरजेंसी सर्विस के बारे में। कॉपरनिकस प्रोग्राम क्या है? ये ना यूरोपियन यूनियन का स्पेस प्रोग्राम है, उसका एक पार्ट है, और इसके अंदर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू मॉनिटर आवर प्लैनेट अर्थ और उसका इन्वायरमेंट। सो अर्थ को मॉनिटर कर रहे हैं और अर्थ के इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कुछ सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू कर रहे हैं, और इन सैटेलाइट्स को बोला जाता है सेंटिनल सैटेलाइट। ठीक है, ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है ना, ये कॉपरनिकस प्रोग्राम, यू का स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, कॉपरनिकस प्रोग्राम वाज अर्लियर नोन एज ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरमेंट सिक्योरिटी, और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? यूरोपियन कमीशन कर रहा है विद द सपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड यूरोपियन एनवायरमेंट एजेंसी। ठीक है, बस इसमें इतना ही जानना है। ठीक है, अब ये रशिया की इकोनॉमी रिजिलियंट है डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शन। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इट इज बेस्ड एट दी हेग। हेग कहां पर है? नेदरलैंड में। ठीक है, ये क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है और ट्राइज इंडिविजुअल चार्ज विद द मोस्ट सीरियस क्राइम ऑफ कंसर्न टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जैसे कि जेनोसाइड हो गया आपका, उसके बाद क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये दूसरे नंबर पे, वॉर क्राइम थर्ड, एंड चौथा क्राइम ऑफ एग्रेशन। ठीक है, अब आईएसए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काम के हो सकते हैं, एक स्टेटमेंट आ सकती है, वो है कि इट इज द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड सीक्स टू कॉम्प्लीमेंट नॉट रिप्लेस नेशनल कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट सीक्स टू कॉम्प्लीमेंट नॉट रिप्लेस नेशनल कोर्ट। नेशनल कोर्ट को ये रिप्लेस नहीं करना चाहता, कॉम्प्लीमेंट करना चाहता है, क्योंकि ये प्रोसिक्यूट करता है केसेस को ओनली व्हेन स्टेट्स आर अनविलिंग और अनविलिंग टू अनएबल टू डू सो। स्टेट्स जो मतलब भाई किसी लीडर के अगेंस्ट चार्जेस हैं, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, उसको उस कंट्री का कोर्ट जुडिशियल सिस्टम प्रोसिक्यूट नहीं कर रहा है, तभी
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पिक्चर में आता है. सो इट इज द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजोर्ट. इट कंप्लीमेंट्स नॉट रिप्लेस नेशनल कोर्ट्स. इट प्रोसिक्यूट केसेस ओनली व्हेन स्टेट्स आर अनविलिंग और अनएबल टू डू सो. So it requires a deferral to national courts only when they engage in independent and impartial judicial process that do not shield suspect. ठीक है. और ये जो कम्प्लीमेंट्री का जो प्रिंसिपल है ना वो कहाँ से आता है? वो आता है रोम स्टैच्यूट से. रोम स्टैच्यूट ही तो बेसिस है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का. ठीक है. इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ है. 124 कंट्रीज आर पार्टी टू रोम स्टैच्यूट बट इंडिया इज नॉट अ पार्टी. ठीक है. सो ये रोम स्टैच्यूट ही आईसीसी को गवर्न करता है. अब हमको एक और पॉइंट जानना है कि देखो जो पैलेस्तीन है ना, इट इज द मेंबर ऑफ रोम ट्रीटी. ठीक है. और इजराइल इज नॉट अ पार्टी टू रोम स्टैच्यूट और रोम ट्रीटी. तो क्या आईसीसी के पास जुरिस्डिक्शन है कि इजराइल का कोई व्यक्ति क्राइम करता है उसके अगेंस्ट केस कर सके, उसको प्रोसिक्यूट कर सके? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि आईसीसी डज हैव जुरिस्डिक्शन ओवर क्राइम्स committed by nationals of both state parties and non state parties. So इजराइल नॉन स्टेट पार्टी है और कोई इजरायली बंदा क्राइम करता है, कहां करता है? अगर वो पैलेस्तीन में क्राइम करता है तो उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है. बिकॉज आईसीसी हैव जुरिस्डिक्शन ओवर क्राइम्स कमिटेड बाय नेशनल ऑफ बोथ स्टेट पार्टीज एंड नॉन स्टेट पार्टीज ऑन द टेरिटरी ऑफ स्टेट पार्टी, मतलब पैलेस्तीन. तो अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्राइम करे हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहां पर करें, कमिट करें, पैलेस्तीन में करें, तब भी उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है. हालांकि इजराइल नॉन स्टेट पार्टी है टू रोम स्टैच्यू. ठीक है. उसके बाद आईसीसी के जो डिसीजन हैं दे आर बाइंडिंग बट इट रिलाइज ऑन द कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स फॉर सपोर्ट, पर्टिकुलरली फॉर मेकिंग अरेस्ट एंड ट्रांसफरिंग द अरेस्टेड individuals to ICC detention center for freezing assets and enforcing sentences. So ये ICC के बारे में हो गया. ठीक है, राइट. अब बात करते हैं आगे. ठीक है. सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलएम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. इसमें ट्विन टेस्ट होता है. ट्विन टेस्ट क्या है कि जो एक्यूज है उसको ये बताना पड़ेगा, उसको ये साबित करना पड़ेगा देयर इज नो प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड एंड द एक्यूज्ड इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल. ठीक है. अब उसके बाद हम बात करते हैं रेंज लैंड्स की. साइलेंट डिमाइस ऑफ वर्ल्ड्स रेंज लैंड. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो अराउंड 50% जो वर्ल्ड के रेंज लैंड है ना दे आर डिग्रेडेड. ठीक है. तो उन रेंज लैंड पे जो भी कम्युनिटीज डिपेंडेंट है ना उनका सर्वाइवल भी डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा बोला है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन की एक रिपोर्ट ने. अब रेंज लैंड क्या होते हैं? रेंज लैंड मतलब ये देखो ये है रेंज लैंड जहां पे बकरियां, भेड़ बकरियां ये सब घास चरती हैं. ठीक है. तो दे आर नेचुरल और सेमी नेचुरल इकोसिस्टम दैट आर ग्रेज्ड बाय लाइव स्टॉक और वाइल्ड एनिमल. ठीक है. अब क्लाइमेट पे कंडीशन कैसी है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसके अकॉर्डिंग वी कैन विटनेस डाइवर्स वेजिटेशन, जैसे कि ग्रासेस हो सकती हैं, श्रब्स हो सकते हैं, बशेज हो सकते हैं, ओपन फॉरेस्ट हो सकते हैं. तो रेंजलैंड दे कवर हाफ ऑफ द अर्थ टेरिटोरियल सरफेस. ठीक है. और क्या इंपॉर्टेंस है? कार्बन सिंक्स की तरह एक्ट करते हैं. सो दे एब्जॉर्ब मोर कार्बन देन दे एमिट. स्टोर हाउस है फ्रेश वाटर के. डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करते हैं. ठीक है. फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं. ठीक है. दे जनरेट 16% ऑफ ग्लोबल फूड प्रोडक्शन, 70% ऑफ फीड फॉर डोमेस्टिक हार्बीवोर. ठीक है. लेकिन 50% ऑफ वर्ल्ड रेंज लैंड्स आर डिग्रेडेड एंड फेसिंग अ साइलेंट डिमाइस. ठीक है. क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है ऐसा, अनसस्टेनेबल लैंड प्रैक्टिसेस की वजह से हो रहा है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सही नहीं है, कन्वर्जन ऑफ रेंज लैंड को आप फार्म लैंड में कन्वर्ट कर रहे हो एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है. उसकी वजह से रेंज लैंड खत्म होने जा रहे हैं. एंड देयर इज अनसर्टेनिटी ओवर लैंड राइट्स ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटी. पेस्टोरल कम्युनिटीज का जो लैंड राइट है वो सर्टेन नहीं है, क्लियर लैंड टाइटल नहीं मिले हुए उनकी वजह से, जिससे भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है रेंज लैंड्स का. उसके बाद इससे क्या होगा? सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन करती है, बायोडाइवर्सिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा और जो पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं उनकी इनकम रिड्यूस होगी. अब पेस्टोरलिज्म क्या होता है? पेस्टोरलिज्म इज अ लाइवलीहुड सिस्टम. इट इज अ लाइवलीहुड सिस्टम बेस्ड ऑन द लाइव स्टॉक प्रोडक्शन. ठीक है. वो भेड़ बकरियां घोड़े ये सब पालते हैं, कोई गधा पालता है, कोई कैमल पालता है, ये सब. ठीक है. सो देयर लाइवलीहुड्स आर डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ पास्चर. मतलब अगर रेंज लैंड अच्छे से होंगे, अच्छी कंडीशन में होंगे, तो इन लोगों की लाइवलीहुड भी सिक्योर होगी. आप देखो कुछ पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं इंडिया में. गुज्जर बकरवाल कहाँ मिलते हैं? कमेंट में लिखना. रेबारी कहाँ मिलते हैं? कमेंट में लिखना. रायकास, कुरुबास, मलधारी और लायन के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? और मलधारी कहाँ मिलते हैं? ये भी आप कमेंट में लिख सकते हो. अब देखो इंडिया इज होम टू 20% ऑफ द वर्ल्ड्स लाइव स्टॉक पॉपुलेशन वर्ल्ड्स लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितना है इंडिया में? 20%. ठीक है. एंड 77% ऑफ विच इज रियर्ड बाय पेस्टोरलिस्ट ऑन कॉमन लैंड. ठीक है. और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर 23% ऑफ ग्लोबल डेयरी प्रोडक्शन. सो 23% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है. वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बफेलो मीट एंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शिप एंड गोट मीट. ठीक है.
सो ये हो गया। उसके बाद देखो हमने स्पेस ट्रैवल के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कारमान लाइन के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं जल्दी से। स्पेस ट्रैवल बिगिंस एट अबाउट 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड फ्रॉम अर्थ आफ्टर क्रॉसिंग द कारमान लाइन, ठीक है, विच इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द बाउंड्री, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस से सेपरेट करती है। कारमान लाइन क्या करती है? अर्थ के एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस से सेपरेट करती है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो एनीथिंग फ्लाइंग बिलो दिस एल्टीट्यूड इज नोन एज एयरक्राफ्ट। सो कारमान लाइन से बिलो कुछ भी उड़ता है, फ्लाई करता है, उसको उसको एयरक्राफ्ट बोलते हैं। और उस लाइन को क्रॉस करने की क्षमता जिसके पास होती है उसको बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। जो गोपी थोटाकुरा है, ठीक है, ये इन्होंने अभी ये स्पेस पे गए, कारमान लाइन को क्रॉस किया, तो इनकी जो जर्नी थी उसको सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट बोलते हैं, इन विच द स्पेस क्राफ्ट डिड नॉट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो उन्होंने वो लाइन को क्रॉस किया, अर्थ के अराउंड चक्कर नहीं लगाया, सो इट वॉज अ सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट, ठीक है। फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट कौन थे? डेनिस टिटो थे, अमेरिकन थे, जिन्होंने रशियन सोयुज स्पेस क्राफ्ट को बोला था कि भाई मुझे लेके चलो स्पेस में, फिर उनको पैसा दिया था रशियन सोयुज स्पेस क्राफ्ट वालों को, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखो यहाँ पे ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में बोला गया, जिसका नाम है नाइग्लेरिया फाउलेरी, नाइग्लेरिया फाउलेरी, ठीक है, या एन फाउलेरी। तो ये क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और जो क्या करता है, जो एक डिसीज है इसकी वजह से होती है, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एंसिफलाइटिस, PAM। अब ये ना एन फाउलरी फ्री लिविंग अमीबा है, जो कि वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज में मिलता है, लेक्स में, रिवर्स में, और कुछ केसेस में, रेयर केसेस में, जो स्विमिंग पूल्स हैं और जिनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता, वहां पे भी हमको देखने को मिल सकता है एन फाउलरी, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है। अब इन्फेक्शन इसकी वजह से कैसे होता है? व्हेन कंटेमिनेटेड वाटर इज इनहेल्ड थ्रू नोज एंड एंटर्स दी अल्फा ऑल्फैक्टोरी नर्व टिश्यू। सो आप उस कंटेमिनेटेड वाटर को इनहेल कर लेते हो, ठीक है, आपने सांस लिया और आपने इनहेल कर लिया वो कंटेमिनेटेड वाटर, तो आपका ऑल्फैक्टरी नर्व्स में ये पहुंच जाएगा। फिर वो अमीबा क्या करेगा? आपके ब्रेन में जाएगा, ट्रेवल करेगा, और वहां पे ब्रेन टिश्यू फिर क्या होंगे? फूलने लगेंगे, स्वेलिंग होने लगेगी, और इवेंचुअली इट विल योर ब्रेन टिश्यू विल गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी तक हमारे पास नहीं है। अभी हम क्या करते हैं? एंटी फंगल ड्रग एम्फोटेरिसिन बी देते हैं, ठीक है। और फैटिलिटी रेट कितना है इसका? 95 to 97% है, वेरी हाई। एंटीबायोटिक, एंटी फंगल एंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स सच एज एजिथ्रोमाइसिन, फ्लूकोनाजोल, रिफैम्पिन, मेल्टीफोसिन एंड डेक्सामेथासोन, ये सब ट्रीटमेंट के लिए ये सब ड्रग्स दी जाती हैं। तो कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, और ये बहुत रेयर केसेस है, ठीक है, बहुत रेयर केसेस है। तो ये हो गया ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में। अब एक इस आर्टिकल में जो बोला गया है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के बारे में बोला गया, ठीक है। देखो 2019 में CDS, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसकी पोस्ट को क्रिएट किया गया था, और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी सेटअप किया गया था, ठीक है। अभी क्या होता है? देखो 3 सर्विसेज हमारे पास, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सो वो इंडिविजुअली उनके ऑपरेशनल कमांडर्स होते हैं, तो वो इंडिविजुअली ऑपरेट करती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की, तो हम मतलब ऐसी कुछ थिएटर कमांड्स बनाना चाहते हैं जहां पे इंटीग्रेशन हो, मतलब वहां पे वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों के पर्सोनल साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। सो ऑल 3 सर्विसेज अंडर ए सिंगल थिएटर कमांड, putting specific units of personnel from all 3 services under a single theater command so that they fight jointly as a single unit in war or conflict। so इससे क्या होगा? मैन पावर का रेशनलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज का रेशनलाइजेशन होगा, राइट। तो ये बोला गया कि हमको बनानी चाहिए इस आर्टिकल में, ठीक है। अभी हमारे पास देखो आर्मी और एयरफोर्स के पास 7 कमांड्स हैं, नेवी के पास 3 कमांड्स हैं, और हमारे पास 2 ट्राई सर्विस कमांड्स भी हैं, एक है अंडमान एंड निकोबार कमांड और दूसरी है स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड, और साथ में हमारे पास हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम CDS के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इट इज़ द रैंक ऑफ 4 स्टार जनरल। CDS एक 4 स्टार जनरल होता है, ठीक है। उसकी सैलरी और बाकी जो बेनिफिट्स हैं इज इक्विवेलेंट टू सर्विस चीफ। CDS इज द प्राइमरी और प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू रक्षा मंत्री, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर्स। he is also the permanent chairman chief of staff committee, or in addition to the function of CDS as secretary to the 5th department in the Ministry of Defense, जो कि है Department of Military Affairs। so CDS will also function as secretary to Department of Military Affairs, ठीक है। और गवर्नमेंट ने बहुत एक्सप्लिसिटली ये बोला है कि CDS will not exercise any military command including over the 3 services chief,
ठीक है। अब स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के बारे में देख लेते हैं। तो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड को स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी बोला जाता है। इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। अब जब आप बात करते हो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की, उसमें एक पॉलिटिकल काउंसिल है एंड दूसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। पॉलिटिकल काउंसिल को चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इट इज द सोल बॉडी विच कैन ऑथराइज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके चेयरमैन कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इट प्रोवाइड्स इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग बाय द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एंड इट एग्जीक्यूट द डायरेक्टिव गिवन टू बाय द पॉलिटिकल काउंसिल। अब ये इसका काम क्या है? ये जो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हमारे जो न्यूक्लियर वेपन है, वो उसको मैनेज कौन करेगा, एडमिनिस्टर कौन करेगा, वो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड डिसाइड करता है। और स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड को कब सेटअप किया जाता है, कब क्रिएट किया जाता है? इन द ईयर 2003, राइट। सो ये हो गया स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के बारे में। और हमने इसके अंदर जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, ठीक है, उसके बारे में जान लिया। पॉलिटिकल काउंसिल को कौन हेड करता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कौन हेड करता है? पॉलिटिकल काउंसिल को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो ये हो गया इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में। आप देखो इस आर्टिकल में बोला गया है कि जर्मनी में एक स्टडी हुई है। जर्मनी में एक स्टडी हुई है कहाँ पे? शोनिंजेन में। और वहाँ पे बोला गया कि कुछ ना वुडन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ठीक है। ये यहाँ पे वुडन्स के कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तो ये ना स्टोन एज के टाइम की बात कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि स्टोन एज को आप वुडन एज भी बोल सकते हो, क्योंकि हमको वहाँ पे वुडन और लकड़ियों से बनी हुई कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं, आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बस इसमें इतना ही जानना है, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, ठीक है। आप उसके बाद बात करते हैं AI एजेंट्स के बारे में। AI एजेंट GPT-40 एंड प्रोजेक्ट अस्त्रा, ठीक है। देखो AI एजेंट क्या है? दे आर द सोफिस्टिकेटेड AI सिस्टम दैट कैन इंगेज इन रियल टाइम मल्टी मॉडल इंटरेक्शन विद ह्यूमन। सो आप टेक्स्ट वाला इनपुट दो, आप ऑडियो इनपुट दो, वीडियो इनपुट दो, इमेज इनपुट दो। सो टेक्स्ट, इमेज, वॉइस। सो इसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हो। सो आपको रिस्पॉन्स भी उसी फॉर्म में मिलेगा जैसा आप इनपुट दोगे। सो AI agents can process and respond to wide variety of input, including voices, image और even input from their surroundings, है ना। देखो अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो GPT-3, GPT-4, ये क्या कर सकते हैं? ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन AI एजेंट क्या कर सकते हैं? आपकी जो इंटरेक्शन है ना, उसको और ज़्यादा नेचुरल और इमर्सिव बना देंगे विद दी हेल्प ऑफ वॉइस, विजन एंड एनवायरमेंटल सेंसर, ठीक है। और इनके पोटेंशियल यूजेस क्या है? दे कैन सर्व एज इंटेलिजेंट एंड कैपेबल असिस्टेंट, है ना, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ये कस्टमर सर्विसेज में काम आ सकते हैं। जो कस्टमर सर्विसेज एरियाज होते हैं वहाँ पे ये काम आ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि नेचुरल इंटरेक्शन बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन और ट्रेनिंग के पर्पजेज से हम यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल ट्यूटर्स की तरह आप यूज़ कर सकते हो AI एजेंट्स को, ठीक है। और जो स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल है उसके बेसिस पे कस्टमाइज हो सकते हैं ये। तो और आपको टेलर्ड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। हेल्थ केयर में मेडिकल प्रोफेशनल को असिस्ट कर सकते हैं। इशू क्या? वही प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाला। इनके बायसेस होंगे, कैसा डाटा फीड किया गया, क्या वो डाटा बायस्ड है, तो उसके बेसिस पे इनमें बायसेस हो सकते हैं इन AI एजेंट्स में, ठीक है। तो रेगुलेशन और गवर्नेंस फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट का क्या डेफिनेशन होता है। स्टेट का डेफिनेशन होता है कि स्टेट के पास एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट, उसका मतलब सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो ये 4 एलिमेंट है, ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो उसको उस प्लेस को आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ स्टेट, मतलब है ना, उस एंटिटी को आप बोल सकते हो स्टेट, ठीक है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स 1933, 4 कंडीशन ऑफ ए स्टेट, ठीक है। अभी ये पैलेस्तीन के बारे में बोल रहे थे। मान लो किसी, जैसे पैलेस्तीन ही है, उसको अगर यूनाइटेड नेशन का मेंबर स्टेट का रिकॉग्निशन देना है तो कैसे होगा? इट इज़ ग्रांटेड बाय 2/3 मेजोरिटी वोट इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। लेकिन ये सब कैसे हो पाएगा? ये सब जब ही हो पाएगा जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करता है इस पर्पज़ के लिए। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है कि 5 परमानेंट मेंबर हैं, US, UK, रशिया, चाइना, फ्रांस, और 10 टेम्पररी मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये जो 10 टेम्पररी है ये रोटेशनल बेसिस पे इनको चूज किया जाता है, ठीक है। सो फॉर UNSC रिकमेंडेशन टू पास देयर मस्ट बी अ वोट विद एटलीस्ट 9 मेंबर्स इन फेवर, और कोई भी परमानेंट मेंबर वीटो का यूज ना करे। तो 5 वोट तो P5 से ही आनी चाहिए प्लस 4 बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है उनकी उससे। सो पैलेस्तीन क्या है? अभी परमानेंट ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशन में, मेंबर स्टेट नहीं है यूनाइटेड नेशन का। और एक और परमानेंट ऑब्जर्वर कौन है?
यूनाइटेड नेशन में होली सी है, ठीक है। तो परमानेंट मेंबर नहीं है पैलेस्टीन, तो वो वोट नहीं कर सकता ऑन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकता है। अब यहाँ पे देख लो कुछ डेफिनेशन है। वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करते हो, सो टोटल पॉपुलेशन इज अबव 15 और 15 से अबव, ठीक है, उसको वर्किंग एज पॉपुलेशन बोल रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज डिमांडिंग अ जॉब। वर्किंग एज पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज लोग जॉब की डिमांड कर रहे हैं, उसको बोला जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर जॉब इन इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, इट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब बट दे हैव नॉट गॉट वन येट। सो वो जॉब तो ढूंढ रहे हैं बट उनको नौकरी अभी मिली नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिली नहीं है, राइट। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो गिर रहा है इकोनॉमी में, तो ये अच्छी बात है ना भाई, कम से कम लोग अब जॉब डिमांड कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात होनी चाहिए। बट राइटर बोल रहे हैं इस आर्टिकल में बोला गया जरूरी नहीं अच्छा हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लोग जॉब की डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल गई इसलिए डिमांड नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी हो सकता है कि जॉब ही क्रिएट ही नहीं कर पा रही है इकोनॉमी, बिकॉज द इकोनॉमी हैज क्रिएटेड मोर, इट इज नॉट बिकॉज द इकोनॉमी हैज क्रिएटेड मोर जॉब। आपने जॉब्स क्रिएट ही नहीं करी है तो लोग थक हार के बोल रहे हैं अब हम नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे, सो दैट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और एम्प्लॉयमेंट रेट की जब बात करते हो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मैट्रिक टू असेस द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। सो मतलब कितने लोग एम्प्लॉयड है, so that is a better indicator than unemployment rate, ठीक है। so employment rate provides a single number that best captures the health of employment in an economy if it is rising, इसका मतलब more और more people are getting job। अगर employment rate कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अब जॉब नहीं है, ठीक है। सो ये है employment rate, so employment rate is a better indicator, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, राइट, ठीक है। रिमेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।